क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब इंटरनेट पर कोई एकदम साधारण सा सवाल सर्च किया जाता है, मतलब कोई भी रैंडम सवाल, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन कुछ ही मिली सेकेंड्स में अरबों पेजों को छानकर बिल्कुल सही जानकारी कैसे निकाल लेता है। हाँ, बाहर से देखने पर तो ये एकदम किसी जादू जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम यही डिकोड करने वाले हैं। असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि 150 साल पुराना गणित का एक ऐसा सिद्धांत काम कर रहा है जिसने पूरी दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित कर दिया है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस सिद्धांत को हम स्कूल में एक बहुत ही साधारण से नाम से पढ़ते हैं, समुच्चय, या जिसे हम अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। हाँ, और अक्सर गणित को न सिर्फ लंबी कैलकुलेशन और डरावने फॉर्मूलों का विषय मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से देखें तो सेट्स सिर्फ कुछ नंबरों का समूह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बेसिकली जानकारी को फिल्टर करने, उसे अलग अलग खांचों में बांटने और एक ऐसा तार्किक ढांचा तैयार करने का तरीका है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अरे वाह! और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन है। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वे एक वन शॉट रिवीजन मास्टर क्लास की तरह इस विषय को समझाते हैं। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य केवल फॉर्मूलों को रटना नहीं है, मतलब हम ये समझने वाले हैं कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं। हम इस गणित को स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करेंगे। तो चलिए इस तार्किक दुनिया की नींव से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक सेट होता क्या है? अगर हम इसकी एकदम तकनीकी परिभाषा की बात करें तो सेट वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही सख्त नियम हो। ये सख्त नियम ही है। सुपरिभाषित का सीधा सा मतलब है कि ये संग्रह व्यक्तियों की राय के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो बात एक व्यक्ति के लिए सच है वही दुनिया के हर इंसान के लिए सच होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इसमें भावनाओं, व्यक्तिगत पसंद या किसी भी तरह के शायद के लिए कोई जगह नहीं होती। अच्छा, चलिए इसे ना एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ। क्या हम कह सकते हैं कि एक सेट एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और वो जो सुपरिभाषित नियम है वो उस क्लब का बाउंसर है। उस बाउंसर के पास एक साफ सुथरी लिस्ट है। अगर कोई उस लिस्ट के नियमों में फिट बैठता है तो उसे एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। बाउंसर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा दिखता है या किसकी क्या व्यक्तिगत राय है। मान लीजिए वो बाउंसर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों मतलब वाउल्स के सेट की रखवाली कर रहा है। ओके, तो नियम बहुत स्पष्ट है कि केवल स्वर अंदर जाएंगे। हाँ, तो अंदर कौन होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। बस दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी से भी पूछा जाए, जवाब यही 5 अक्षर होंगे। ये एक परफेक्ट और वैलिड सेट है। समझ गए। इसी तरह अगर नियम है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं यानी ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बाउंसर सिर्फ 1, 3, 5, 7 और 9 को ही अंदर जाने देगा। लेकिन एक सेकंड, क्या होगा अगर मैं उस बाउंसर से कहूं कि मुझे दुनिया के 5 सबसे अच्छे अभिनेताओं का एक सेट बनाना है? वहां बाउंसर कंफ्यूज हो जाएगा और वो सेट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा होना कोई तथ्य नहीं है, ये तो एक राय है। किसी एक इंसान के लिए जो अभिनेता महान है वो किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत साधारण हो सकता है। हाँ, ये तो है। सबसे प्यारा जानवर या सबसे स्वादिष्ट खाना, ये सब व्यक्तिगत राय हैं। बिल्कुल। और जहां राय आ गई वहां गणितीय सेट की परिभाषा वहीं खत्म हो जाती है। समझ गई, यानी नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब कोई इस वीआईपी क्लब में पहुंच जाता है तो उसे दर्शाने के लिए गणित में एक खास प्रतीक का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, बिल्कुल। गणितज्ञों को पूरी पूरी लाइनें लिखना पसंद नहीं होता, इसलिए वे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अवयव यानी एलिमेंट सेट का हिस्सा है तो हम एक प्रतीक का उपयोग करते हैं जो ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन जैसा दिखता है। अच्छा, वो जो ई की तरह घुमावदार दिखता है। हाँ, वही। इसे बिलोंग्स टू या अवयव है पढ़ा जाता है। मतलब अगर अक्षर ए वावल्स वाले क्लब का सदस्य है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू वावल्स। ये उस वीआईपी रिस्ट बैंड की तरह है जो साबित करता है कि कोई अंदर है। एग्जैक्टली। और अगर कोई हिस्सा नहीं है, जैसे कि अक्षर Z वावल्स का हिस्सा नहीं है, तो हम उसी एप्सिलॉन प्रतीक को बीच से एक लाइन खींचकर काट देते हैं, जिसे डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं।
हम लिखेंगे Z does not belong to vowels। बिल्कुल सही। तो ये तो बात हो गई कि क्लब के अंदर कौन है और कौन बाहर। लेकिन गणित की दुनिया में इस क्लब के रजिस्टर को मेंटेन कैसे किया जाता है? मतलब इन सेट्स को कागज पर लिखने के तरीके क्या हैं? सेट्स को दर्शाने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बहुत ही सीधा और सरल है, जिसे रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बस कर्ली ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं और उनके अंदर सभी अवयवों को कॉमा लगाकर एक सीधी लिस्ट की तरह लिख दिया जाता है। जैसे 1 से 5 तक की संख्याओं के लिए लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ये तो काफी आसान है, लेकिन हमारे स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक मिस्टेक अलर्ट दी गई है। अक्सर लोग रोस्टर फॉर्म में गड़बड़ कर देते हैं जब शब्द थोड़े पेचीदा होते हैं। हाँ, और वो गड़बड़ है अवयवों को रिपीट करना, मतलब दोहराना। सेट का नियम कहता है कि एक सेट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि कौन मौजूद है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार मौजूद है। अच्छा, तो अगर हमें स्कूल SCHOL शब्द के अक्षरों का एक सेट बनाना हो तो सामान्य तौर पर कोई भी SCHOL लिख देगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि O 2 बार आ रहा है। एग्जैक्टली। चूंकि अक्षर O पहले ही सेट के अंदर आ चुका है, उसे दोबारा लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। सही रोस्टर फॉर्म होगा SCHOL। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी का नाम VIP गेस्ट लिस्ट में एक बार लिख दिया गया तो उसे दोबारा लिखने से वो इंसान 2 लोग थोड़ी बन जाएगा। बहुत सही एनोलॉजी है। ये बहुत ही तार्किक है। अच्छा, ये तो तब ठीक है जब हमारे पास गिनने लायक अवयव हो, लेकिन क्या हो अगर मुझे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं लिखनी हो? मैं पूरा पेज तो भर नहीं सकती। और वहीं पर हमारा दूसरा तरीका काम आता है, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। इसमें हम हर एक अवयव की लिस्ट नहीं बनाते। तो फिर क्या करते हैं? हम सीधे उस बाउंसर के नियम को ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। यानी हम एक X मान लेते हैं जो हर एक अवयव को रिप्रेजेंट करता है। हम लिखेंगे X, फिर कॉलन लगाकर नियम लिखेंगे। जैसे ये उन सभी X का सेट है जहां X एक प्राकृत संख्या है और वो 5 या उससे छोटी है। ये तो एक तरह से कोड भाषा की तरह है। बात वही 1, 2, 3, 4, 5 वाली हो रही है, लेकिन लिखने का तरीका ज्यादा स्मार्ट है, खासकर बड़े या अनंत सेट्स के लिए। बिल्कुल। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो क्या हर सेट में कुछ ना कुछ होना जरूरी है? क्या कोई ऐसा VIP क्लब हो सकता है जहां कोई भी इंसान अंदर ना हो? गणित में बिल्कुल हो सकता है। इसे रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए हम खाली कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक ग्रीक प्रतीक फाई का। ये ऐसा सेट है जिसमें एक भी अवयव नहीं है। इसका एक मजेदार उदाहरण हो सकता है उन छात्रों का सेट जो एक ही समय में 10वीं और 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हों। ऐसा तो कोई छात्र हो ही नहीं सकता, तो ये सेट बिल्कुल खाली होगा। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात स्रोत में बताई गई है, जहाँ अक्सर बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। लोग कभी-कभी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फाई का निशान लिख देते हैं और उसे खाली सेट मान लेते हैं। अरे हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा जाल है। बहुत बड़ा। अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिख दिया गया, चाहे वो शून्य हो या फाई का निशान हो, तो वो सेट अब खाली नहीं रहा। मतलब वो एक ऐसा डिब्बा बन गया जिसके अंदर एक और खाली डिब्बा रखा है, बाहरी डिब्बा खाली नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए रिक्त समुच्चय के लिए या तो सिर्फ फाई का सिंबल लिखें या सिर्फ खाली ब्रैकेट्स, दोनों को मिलाएं नहीं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास परिमित यानी फाइनाइट सेट्स होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे सप्ताह के 7 दिन। और अपरिमित यानी इन्फिनिट सेट्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे आसमान के तारे या प्राकृत संख्याएं। और एक चीज होती है समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। मतलब जब 2 सेट्स में बिल्कुल वही अवयव हो। हाँ, और यहाँ क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अगर सेट A में 1, 2, 3 है और सेट B में 3, 1, 2 है, तो A और B बिल्कुल समान है। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही मजेदार दिशा में मुड़ती है जब हम एक सेट के अंदर दूसरे सेट को खोजना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट्स की। हाँ बिल्कुल। गणितीय भाषा में अगर सेट A का हर एक अवयव सेट B में पहले से मौजूद है, तो हम कहेंगे कि A B का उपसमुच्चय है। मुझे उपसमुच्चयों का कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल उन रशियन मेट्रियोश्का डॉल्स की तरह लगता है, जहाँ एक बड़ी डॉल को खोलने पर उसके अंदर से एक वैसी ही छोटी डॉल निकलती है। छोटी डॉल पूरी तरह से बड़ी डॉल के अंदर समाई हुई है। यह एक बेहतरीन विजुअलाइजेशन है और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला आता है।
अगर किसी सेट में n अवयव हैं, तो हम उससे कुल 2 की पावर n उपसमुच्चय बना सकते हैं। मैं इस 2 की पावर n वाले फॉर्मूले को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। ये 2 की पावर ही क्यों है? 3 या 4 क्यों नहीं? इसे ऐसे सोचिए, जब एक नया उपसमुच्चय बन रहा होता है, तो मूल सेट के हर एक अवयव के पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। या तो वो नए सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब यस या नो, ये एक बाइनरी चुनाव है। एग्जैक्टली। अगर सेट में A, B और C 3 अवयव हैं, तो A के पास 2 विकल्प हैं, B के पास 2 विकल्प हैं और C के पास 2 विकल्प हैं। जब हम इन्हें गुणा करते हैं, तो ये 2 का क्यूब यानी 8 हो जाता है। वाह, ये तो कमाल का लॉजिक है। फॉर्मूले रटने के बजाय अगर ये यस या नो वाला लॉजिक याद रखा जाए तो कभी गलती नहीं होगी। बिल्कुल। और क्या होगा अगर हम इन सभी 8 उपसमुच्चयों को उठाकर एक बड़े डिब्बे में डाल दें? तब वो बन जाता है घात समुच्चय या पावर सेट, जिसे P ऑफ A से दर्शाते हैं। ये सभी उपसमुच्चयों का मास्टर कलेक्शन है। सही कहा। और अगर हम इससे भी एक कदम आगे जाएं, उस सबसे बड़े सेट की कल्पना करें जहां से हमारी चर्चा का हर अवयव आ रहा है, तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसे U से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम ताश के पत्तों की बात करें तो ताश की पूरी गड्डी हमारा यूनिवर्सल सेट है। एकदम सही। और अगर हम संख्याओं की दुनिया में हैं, तो वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट हैं। हाँ, और स्रोत सामग्री में यहाँ अंतराल यानी इंटरवल्स का एक बहुत अच्छा जिक्र है, जो अक्सर कैलकुलस या डोमेन रेंज निकालते समय काम आता है। ये ओपन और क्लोज्ड ब्रैकेट्स वाला क्या चक्कर है? ये वास्तव में सीमाओं को मतलब बाउंड्रीज को दर्शाने का तरीका है। वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, इसलिए हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम अंतराल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो गोल ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? जब हम गोल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 से 5, तो इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब है कि किनारे वाली संख्याएं यानी 2 और 5 इसमें शामिल नहीं हैं, बस उनके बीच की सारी संख्याएं शामिल हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई बाड़ लगी हो, फेंस लगी हो और हम बाड़ के अंदर हैं लेकिन बाड़ को नहीं छू सकते। बिल्कुल। और जब हम चौकोर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो उसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। यहाँ बाड़ भी हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, यानी 2 और 5 दोनों शामिल हैं। कई बार ये मिले जुले भी होते हैं, एक तरफ गोल और एक तरफ चौकोर। ये सब तो कागज पर लिखने और नियम बनाने की बातें हो गई, लेकिन इंसानी दिमाग चित्रों और आकृतियों को ज्यादा बेहतर समझता है। क्या इन सेट्स को विजुअलाइज करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। और यहीं से इस विषय का असली मजा शुरू होता है। हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, वो गोल गोल आकृति है। हाँ, उसमें हम यूनिवर्सल सेट को एक बड़े आयत यानी रेक्टेंगल के रूप में बनाते हैं और उसके अंदर मौजूद सेट्स को वृत्तों यानी सर्कल्स के रूप में दर्शाते हैं। और जब हम इन गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हम इन पर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है यूनियन, जिसे यू जैसे प्रतीक से लिखते हैं। इसकी मेरी अपनी एक ट्रिक है, सब कुछ मिला दो। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर सेट ए और सेट बी हैं, तो दोनों वृत्तों के अंदर जो कुछ भी है उसे एक साथ रख दो। बस वो नियम याद रखना है कि जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है उसे 2 बार नहीं गिनना है। राइट। और दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अगर यूनियन का मतलब सब कुछ मिलाना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ कॉमन हिस्सा उठाना। एग्जैक्टली। वेन डायग्राम में जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, जो बीच का साझा हिस्सा होता है वही इंटरसेक्शन है। अब आता है तीसरा ऑपरेशन, जो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता था, डिफरेंस या अंतर, जिसे हम a-b लिखते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि a में से b को घटाना है? हाँ। लेकिन क्या होगा अगर b में कुछ ऐसे अवयव हों जो a में है ही नहीं? मैं उन्हें कैसे घटाऊंगी? ये बहुत ही जायज सवाल है। a-b का मतलब ये नहीं है कि b की हर चीज की चिंता करनी है। आपको सिर्फ सेट a पर फोकस करना है। a-b का सीधा सा मतलब है सेट a के वे अवयव जो b के पास नहीं है। इसे थोड़ा उदाहरण से समझाइए ना। मान लीजिए आपके पास सेब, केले और संतरे हैं और आपके दोस्त के पास संतरे, अंगूर और आम हैं। अब अगर हम a-b करें तो हम कहेंगे कि आपके फलों में से वो फल हटा दीजिए जो आपके दोस्त के पास भी है। अच्छा, तो चूंकि संतरे हम दोनों के पास हैं,
मैं सिर्फ संतरों को हटा दूंगा, मेरे पास सेब और केले बचेंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अंगूर और आम भी हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी मेरे पास नहीं थे। एकदम सही लॉजिक। और इसीलिए a माइनस b कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर हम b-a करेंगे तो हम दोस्त के फलों में से संतरे हटाएंगे और उसके पास अंगूर और आम बचेंगे। दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। ये वेन डायग्राम से और भी साफ हो जाता है। a माइनस b का मतलब है a के वृत्त का वो हिस्सा जो आधा चांद जैसा दिखता है, जिसमें से b वाला ओवरलैप काट कर निकाल दिया गया हो। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम a के ऊपर एक छोटा सा डैश लगाकर दर्शाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब है जो a नहीं है। अगर हम यूनिवर्सल सेट के बड़े आयत में से a वाले पूरे वृत्त को गायब कर दें, तो आयत में जो भी खाली जगह बचेगी वो सब a का कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही भारी भरकम नाम आता है, डी मॉर्गन्स लॉज। जब मैं इन नियमों को देखती हूँ तो ये प्रतीकों का एक ऐसा जाल लगता है जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। हाँ, देखने में ये जरूर डरावने लगते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे का लॉजिक समझ लें तो ये बहुत ही सरल हैं। वो कैसे? ये नियम बताते हैं कि जब कॉम्प्लीमेंट यानी वो जो डैश है किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर की चीजें कैसे पलट जाती हैं। चलिए इसे थोड़ा असल जिंदगी के लॉजिक से डिकोड करते हैं। मान लीजिए मुझे उन लोगों का उल्टा चाहिए जो चाय या कॉफी पीते हैं। ठीक है, चाय या कॉफी पीने वाले लोग यानी यूनियन। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सोचिए ऐसे व्यक्ति का एकदम विपरीत कौन होगा जो चाय या कॉफी पीता हो। वो इंसान जो कुछ भी नहीं पीता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चाय नहीं पीता और साथ ही साथ कॉफी भी नहीं पीता। बिल्कुल, आपने ध्यान दिया क्या हुआ? जब हमने चाय या कॉफी यानी यूनियन का विपरीत किया तो वो बन गया चाय नहीं और कॉफी नहीं, यानी इंटरसेक्शन। अरे वाह, या बदल गया और में यूनियन पलटकर इंटरसेक्शन बन गया। यही डी मॉर्गन का पहला नियम है। ये बिल्कुल एक फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह काम करता है, जहां सब कुछ एकदम उल्टा हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। ये लॉजिक तो सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाला है। मतलब ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये तो सीधा सा कॉमन सेंस है। और अगर हम इसी तरह इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो पलटकर यूनियन बन जाएगा। बिल्कुल। और एक मजेदार बात, अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा? मतलब जो ए नहीं है का उल्टा, तो वो तो वापस ए ही बन जाएगा। हाँ, ये तो भाषा में डबल नेगेटिव इस्तेमाल करने जैसा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं नहीं आऊंगी, मतलब मैं आऊंगी, एकदम सटीक तुलना। अब तक हमने जो कुछ भी विजुअलाइज किया है वो सब एक मास्टर फॉर्मूले में जाकर जुड़ता है, जो असल जिंदगी के शाब्दिक प्रश्नों मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने में काम आता है। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए और बी का यूनियन बराबर होता है सेट ए के अवयव प्लस सेट बी के अवयव माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूले को देखकर भी एक लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मुझे कुल लोग निकालने हैं तो मैं पहले सेट ए वालों को जोड़ती हूँ, फिर सेट बी वालों को जोड़ती हूँ। लेकिन एक सेकंड, क्या हुआ? अगर मैंने ए और बी दोनों को जोड़ा तो जो लोग दोनों सेट में हैं यानी इंटरसेक्शन में है, उन्हें तो मैंने 2 बार गिन लिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो जो बीच का ओवरलैपिंग हिस्सा है उसे 2 बार गिन लिया गया, और इसी डबल काउंटिंग को सुधारने के लिए हम अंत में उस कॉमन हिस्से को एक बार घटा देते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ये तो 2 सेट वालों के लिए बहुत आसान है, लेकिन स्रोत में ना एक 3 सेट वाला न्यूज़पेपर प्रॉब्लम दिया गया है, और सच कहूं तो उसमें इतने सारे नंबर हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। वो 60 लोगों वाला सवाल। हाँ, 60 लोग हैं, 25 एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं, 26 आई पढ़ते हैं, फिर 9 लोग 2 अखबार पढ़ते हैं। इसे उस फॉर्मूले से हल करना तो बहुत मुश्किल लगता है। और इसीलिए प्रो टिप ये है कि 3 सेट वाले सवालों में उस लंबे फॉर्मूले को छूना भी नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें दी इनसाइड आउट वेन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये इनसाइड आउट स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? सबसे पहले 3 वृत्त बनाइए जो एक दूसरे को काट रहे हों। अब सबसे बाहरी संख्याओं को भूल जाइए। सबसे पहले उस संख्या को ढूंढिए जो तीनों के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है। अच्छा, तो सवाल में कहा गया है कि 3 लोग तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस बीच वाले छोटे से हिस्से में 3 लिख देते हैं। एकदम सही। अब हम 2 वृत्तों वाले ओवरलैप कराते हैं। सवाल कहता है कि 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए
उन 9 लोगों में से 3 तो हम पहले ही सेंटर में बिठा चुके हैं। ओह, तो मुझे 9 में से 3 घटाने होंगे, मतलब केवल H और I पढ़ने वाले सिर्फ 6 बचे। बिल्कुल। इसी तरह H और T पढ़ने वाले 11 दिए हैं, उसमें से सेंटर वाले 3 घटा दीजिए तो 8 बचे। और T और I पढ़ने वाले 8 दिए हैं, उसमें से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। हमने बीच के सारे ओवरलैप भर लिए। ये तो बहुत तार्किक है। अब सबसे बाहर वाले हिस्से यानी ओनली H या ओनली T कैसे निकालेंगे? अब हम H वाले पूरे वृत्त को देखते हैं। सवाल कहता है H पढ़ने वाले कुल 25 हैं, लेकिन H के वृत्त के अंदर हम पहली कुछ संख्याएं लिख चुके हैं, सेंटर वाला 3 और ओवरलैप वाले 8 और 6। तो 8 और 3 और 6 हुए 17। ये 17 लोग H के वृत्त में पहले से मौजूद हैं। तो 25 में से 17 घटा देंगे, बचेगा 8, यानी केवल H पढ़ने वाले सिर्फ 8 लोग हैं। शानदार कैलकुलेशन। इसी तरीके से जब हम T के वृत्त से उसके अंदर की संख्याएं घटाएंगे तो 10 बचेगा और I के वृत्त के लिए 12 बचेगा। और अब अगर कोई पूछे कि केवल एक अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, तो मैं इन सबसे बाहरी हिस्सों को जोड़ दूंगी। ओनली H वाले 8, ओनली T वाले 10 और ओनली I वाले 12, कुल मिलाकर 30 लोग। देखिए, बिना किसी जटिल फॉर्मूलों के सिर्फ वेन डायग्राम को अंदर से बाहर की तरफ हल करके पूरा सवाल सुलझ गया। यही गणित को विजुअलाइज करने की असली ताकत है। तो आज की इस मास्टर क्लास का अगर हम एक त्वरित सारांश करें, हमने सीखा कि सेट एक सुपर परिभाषित संग्रह है जिसमें व्यक्तिगत राय नहीं चलती। हमने रोस्टर और सेट बिल्डर रूप देखे और ये समझा कि अवयवों को कभी दोहराया नहीं जाता। हमने उपसमुच्चयों के लिए 2 की पावर n का लॉजिक समझा कि हर अवयव के पास होने या न होने का विकल्प होता है। हमने सब कुछ मिला दो और सिर्फ कॉमन उठाओ के साथ वेन डायग्राम्स बनाए, और हमने डे मॉर्गन के फोटोग्राफिक नेगेटिव लॉजिक को समझा। और ये सब सीखने के बाद मैं उस विचार पर वापस लौटना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की थी, गूगल सर्च वाला। हाँ, जब कोई इंटरनेट पर सर्च करता है, उदाहरण के लिए बेस्ट लैपटॉप्स एंड अंडर 50,000, तो वो असल में एक इंटरसेक्शन बना रहा होता है। अगर वो सर्च करता है लैपटॉप्स और टैबलेट्स, तो वो एक यूनियन कर रहा होता है। अरे हाँ, और अगर वो सर्च करे लैपटॉप्स माइनस एप्पल, तो वो डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहा है ताकि एप्पल के परिणाम हट जाएं। बिल्कुल। दुनिया के सभी बड़े डेटाबेस, चाहे वो किसी बैंक का सिस्टम हो, कोई सोशल मीडिया एल्गोरिथम हो या कोई सर्च इंजन, वे सब असल में करोड़ों डेटा पॉइंट्स पर यही सेट थ्योरी चला रहे हैं। ये सच में सोचने का नजरिया बदल देने वाला विचार है। आज हमने सिर्फ गणित का एक चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने उस तार्किक भाषा को डिकोड किया है जो हमारी सूचनाओं की दुनिया को चला रही है। एकदम सही। इसी विचार के साथ आज की इस शानदार चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। चीज़ों को विजुलाइज करते रहिए, उनके पीछे का क्यों ढूंढते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, सीखते रहिए।